नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़। नज़र हर खबर पर। क्या सर 8-6 को पूजा वूजा कराने, हमने पूजा वूजा कराई। पूजा वूजा करा करके और नागेंद्र उपाध्याय ने बोला कि स्पीड के मालिक वाले पवन उपाध्याय और अनिल हैं, और जो भी मतलब आगे मतलब कोई दिक्कत हो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे उसी दिन। ठीक है, हम उस दिन चले गए थे। उसके बाद जो है फिर हम 10 से 15 दिन बाद हमने कांटेक्ट किया कि मुझे कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हुई, क्योंकि ये लोग झाड़ फूँक भी करते हैं ना नागेंद्र उपाध्याय। तो हमने कुछ दिक्कत हुई है तो हमने अपनी दिक्कत बताई, तो बोले कि आप उनसे बात कर लीजिएगा। नंबर दिया, हमने बात की और उसमें थोड़ी सी और भी मतलब बातचीत हुई। बातचीत में हमने बताया मेरे मम्मी पापा ने नौकरी वाला काम चल रहा है, बोले कि आ जाइएगा हम करा देंगे। हमारी मंत्रियों के खास के साथ बैठक उठक रहती है हमेशा, हम आपका काम करा देंगे। और हम आए थे। कहाँ घटना आपके साथ इन्होंने की है? काली महल घर पे, काली महल घर पे। कौन कौन था उस दिन काली महल पे? उस दिन पवन था, पवन के एक मौसा जी हैं, मौसा जी बोलते हैं वो थे। तो लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सुरक्षा के लिए गनर मिले थे वो कहाँ हैं? वो इस समय शायद कहीं पे गए हुए थे। क्यों? अब ये पता नहीं, कोई ज़रूरी काम था गए हुए। बिना गनर की मंजूरी के आप कैसे पहुँच गए पवन तक? नहीं, जब हम गए थे तो गनर थे वहाँ पे। तो उन्होंने रोका नहीं आपको? उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि हम आना नहीं चाहते थे। पवन ने हमारा नाम मतलब कि ये अर्चना गुप्ता से बदल करके हमसे बोले कि आप आकांक्षा शुक्ला कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ना घर पे एंट्री नहीं होगी। तो उन्होंने मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला रखा था। आईडी कैसे, कहाँ से फर्जी आईडी आप पाई? आधार कार्ड कहाँ पे होटल में क्या लगाई हैं आधार कार्ड? फर्जी नहीं लगाया था, वो हमारा ही है आधार कार्ड जो लगे थे। कितने आधार कार्ड हैं आपके, किसने नाम से? हमारा एक ही नाम से है। क्या नाम है? रजन दुलाई नाम से है आईडी। कहाँ रहती हैं आप? मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी यहाँ तो उन्नाव के हैं, रहते हैं कानपुर में। क्या सुमित पहले आपको कैसे ट्रेस किया, कैसे व्हाट्सएप पे क्या बातचीत किया है? व्हाट्सएप पे जो वही आना नहीं आना यही सारी चीज़ें बात हो रही थी। हमने कहा भैया अभी मेरे पास पैसा ऐसे नहीं है, हम अभी नहीं आ पाएंगे। घटना कितने तारीख को कितने बजे हुई थी? घटना 4 तारीख की है, रात के 10:30 के बाद की। 4 तारीख से अभी तक कहाँ थी आप? तो 4 तारीख से मतलब 4 तारीख को हम उन्हीं घर पे थे। ठीक है, और 5 को हम सुबह होटल पे छुड़वाया है उन्होंने इसी लड़के से, और होटल छुड़वा करके हम वहाँ से निकले हैं। और मैंने अपने भाई को बताया तो कि मेरे साथ ऐसा सा काम हो गया है। तो भाई ने बोला कैसा है कि उसके बाद भाई को हमने बताया कि अपने वकील को बताया। वकील को बताने के बाद आपके वकील भी पहले से नियुक्त था? नहीं, यहाँ नहीं, हम अपने वकील को वहाँ उन्नाव से। कोई और मुकदमे चलते हैं क्या आपके? हाँ, पापा का नौकरी वाला है, पापा ख़त्म हो गया था नौकरी दौरान, तो उसी पे चल रहा था। जब आपके साथ घटना हुई तो आपकी सहमति थी उसमें या नहीं? नहीं, कोई सहमति नहीं थी। अगर आपके विरुद्ध हुआ तो पहले आप सूचना थाने पे दी या 112 डायल की या महिला हेल्पलाइन में कॉल की, कहीं कॉल की आप? सर इतना देखिए पैसे थे नहीं, भाई लेकर के चला जाता, उसके पास मोबाइल में, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं, तो हम कैसे करते? हम वहाँ से निकल करके, थाना दिखा आपको? वहाँ से निकल करके, वहाँ से होटल से निकल करके हमने भाई को जो घटना बताई अपने वकील को बताए। तो भैया बोला कि ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ऐसा करो कि आप करा लो, हम थोड़ा सा पैसे ले, पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी। उससे हमारा भाई से भी कोई कांटेक्ट नहीं। क्या गनर भी रेप में शामिल थे जो यूपी नहीं, पुलिस गनर के? नहीं था। तो गनर कहाँ चले गए? गनर का कमरा आगे है। तो आपको उनकी मर्जी से आने को मंजूरी मिली? गनर थे वहाँ पे? हाँ, वो बुलाए थे घर पे। अभी तो आपने कहा गनर बाहर चले गए थे? नहीं, जब हम गए थे सुबह 10 बजे तो गनर भी थे,
ठीक है ना। गनर भी थे पवन ने, तो पवन ने बोला था कि मैंने बुलाया, आकांक्षा है, मैंने इन लोग के बुलाया। संपर्क में कैसे आए? कहाँ पे? इन लोग के संपर्क में कैसे? यहाँ पे। जो मुलजिम है उनके संपर्क में कैसे आएंगे? वहाँ पे मैंने बताया ना कि हमारा मतलब कि कोई समस्या थी तो नागेंद्र उपाध्याय ने नंबर दिया क्या था। समस्या क्या थी? अरे नागेंद्र उपाध्याय कौन है? वहाँ के साथ मोचन के पंडा है अच्छा, उन्होंने नंबर दिया कि वो यहाँ के मालिक हैं, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। क्या समस्या थी? अरे थे कुछ ऊपरी चक्कर थे, जो दवा द्वारा नहीं ठीक हो रहे थे, तो हम वही चीज़ दिखाने की बात किए थे। हमको दिए भी थे भभूत तो वो बना करके ये रखिए मेरे पास अभी भी है। तो आपने 2 फर्जी आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है? नहीं। क्या नाम है आपका? मैं पिशाच मोचन महंत पंडित सुमित उपाध्याय। सुमित, क्या मामला है? किस तरीके के लोग आपको आपके खिलाफ एप्लीकेशन दिए थे, क्या है? विगत 21 सितंबर 2019 को मेरे माता पिता की हत्या कर दी गई थी। मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन संयोगवश मेरी माँ मुझे बचाने के लिए आगे आ गई, जिससे उनको बोटी बोटी काट कर और गोलियों से छन्नी कर कर उनकी हत्या कर दी गई। सुमित, कौन लोग थे इस मामले में? उस मुकदमे में मेरे चाचा राजेंद्र उपाध्याय, चाची पूजा उपाध्याय, उनका लड़का रजत उपाध्याय, गाजीपुर का शूटर राम विचार उपाध्याय व कुछ अन्य जिनकी पुलिस विवेचना में नाम प्रकाश में आया, ये सब मिले हुए थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मेरे माता पिता की हत्या की थी। अब क्या मामला हुआ? एक महिला आपके खिलाफ एप्लीकेशन दिए थाने पे, उसमें क्या हुआ है? विगत 2 माह पहले से एक मेरे फ़ोन पर एक व्हाट्सएप चैट या फ़ोन कॉल पर एक मैसेज आ रहा था, जिसमें कि मुझे काफ़ी मतलब परेशान किया जा रहा था। तो काफ़ी मैंने उसमें झंझोरा झिकझोरा मना किया कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। फिर उसके बाद वो धीमे धीमे एक आम संपर्क में आज आ गई एक महिला, जिसने मेरे से टेक्स्ट और व्हाट्सएप पे ही बातें की। उसने बताया कि मुझे बनारस अपने कुछ काम से आना है, तो मैंने एक कैजुअल तरीके से कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए। तो हमारा ना जान पहचान ना कोई परिचय, केवल एक फ़ोनिक संबंध और कोई जान पहचान, कोई मतलब परिचय नहीं था। वो महिला बनारस आती है और उसके बाद 5 सितंबर को वो सीधा शेरगंज थाने पर जाती है और मेरे खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाती है। लेकिन उसके बाद पुलिस सूत्रों ने अपने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मेरी मदद की। मैं वाराणसी पुलिस का आभारी हूँ, एसएसपी महोदय का आभारी हूँ, एसपी सिटी महोदय एवं सारे प्रशासनिक अधिकारियों का आभारी हूँ। मैं ख़ास तौर से मीडिया बंधुओं का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस मामले में काफ़ी हद तक मेरी मदद की और मुझे बचाने में मेरा साथ दिया। क्या मानते हैं सुमित, ये महिला कौन थी और क्या करना चाहती थी? ये महिला मेरे चाचा चाची व कुछ मेरे मुकदमे में अन्य मुलजिमान द्वारा इसको मेरे ऊपर षड्यंत्रकारी रूप से मुकदमा लिखवाने के लिए इसे मेरे से संपर्क में रखा गया, करवाया गया। मुझे इसमें फंसाने के लिए हनी ट्रैप बनाया गया। जब मैं इसमें नहीं फंस पाया तो इसने एक योजनाबद्ध तरीके से मुझे दुष्कर्म के मामले में फंसाकर मेरे मुकदमे में समझौता करवाने और मेरी जान मारने और हत्या करने के प्रयास के सोच से इसने मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दी। पर जब प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने जांच करते हुए सारी बातों का खुलासा किया और मेरे चाचा राजेंद्र उपाध्याय, चाची पूजा उपाध्याय व अन्य जो इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। क्या मानते हैं सारा खेल पैसे से और आपको पूरे मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी थी? ये मेरे को न केवल मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की बल्कि मेरी योजनाबद्ध तरीके से
जेल में मेरी हत्या करवाने की बहुत सोची समझी सुचारू रूप से की गई बहुत अच्छी साजिश थी। सर, वाराणसी में एक आप लोगों ने बड़ा ही पेचीदा सा मामला, जिस महिला ने आरोप लगाया हुआ था किसी के ऊपर दुष्कर्म का, पूरे मामले को जानना चाहूँगा और पुलिस ने कैसे इसको किया। पुलिस के लिए बहुत ब्लाइंड था, कैसे पुलिस ने इसको ट्रेस किया सर? देखिए, ये थाना चेतगंज क्षेत्र में 21 सितंबर को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक सुमित उपाध्याय, उसके माता और पिता की बड़े दुस्साहसिक ढंग से हत्या कर दी गई थी। ये प्रकरण वर्कआउट हुआ, जिसमें जो अभियुक्त पकड़े गए वो जेल गए। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और उसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। कल इसमें एक प्रकरण संज्ञान में आया कि एक युवती के द्वारा ये थाना चेतगंज में अवगत कराया गया कि उसको कुछ लोगों ने उससे बातचीत किया है और उसको एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाते हुए इस मुकदमे के जो वादी और गवाहान हैं उनको फंसाने के लिए एक स्टोरी तैयार की है और उसको यहाँ पे प्लांट किया है। युवती के द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि पंकज नाम का एक युवक है उन्नाय का, जिसके द्वारा जो इस घटना के अभियुक्त गण थे उनसे मिल करके इस घटना के वादी एवं गवाह को फंसाने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। युवती ने पूरी सही बात बताई और इस पर लिख करके दिया, जिसमें इस घटना के जो कॉन्स्पिरेटर थे, जो षड्यंत्रकर्ता थे, उनके खिलाफ थाना चेतगंज पे षड्यंत्र रचने का, वादी और गवाहान को फंसाने का इसमें FIR पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। जो युवती है उससे पूछताछ की गई है, पूरे बयान किए गए हैं, जो भी संबंधित इसमें साक्ष्य हैं वो संकलित किए जा रहे हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो पूरे संकलित किए जा रहे हैं और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है? नहीं, इसमें जो लोग भी संबंधित रहे हैं, एक पंकज है, बाकी कुछ लोग इसमें जेल में निरुद्ध हैं। बाकी शेष लोग के खिलाफ हम सारे जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन लोग इसके युवती के संपर्क में थे, किन लोगों के द्वारा मिल करके पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई और इसमें जो लोग भी जिनके नाम लाइट में आएंगे उस सब के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला ने पुलिस को भी और पूरे प्रकरण को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की और उसको लोगों ने, पुलिस को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया। तो कैसे आप लोगों ने इसको समझा? क्योंकि आरोप तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सही में बहुत बड़ी अपराध हुई। नहीं, ये जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, इसके जो अभियुक्त गण थे, इनके द्वारा इस महिला को प्रारंभ में मोटिवेट करके जो वादी और गवाह है उनके खिलाफ FIR लिखवाने के लिए मोटिवेट किया गया था। लेकिन चूंकि महिला के द्वारा फिर सारी जो कॉन्स्पिरेसी है उससे हट करके थाने पे एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें ये सारी बातें, सही चीज़ें बताई गई, जिस पे FIR पंजीकृत की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है।